this is CACS Tesil Kataria with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग बात करने वाले हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, इंपॉर्टेंट और ऐसे टॉपिक्स है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही है. तो बिफोर आई गो हेड विद दैट, पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा है वो. तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एप्लीकेबिलिटी के बारे में देखा कि कंपनीज एक्ट 2013 कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है. ऑल दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ. इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड जनरेशन में एंगेज है. एंड उसके अलावा हमने देखा कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगा और जो भी स्पेशल एक्ट्स के अंडर फॉर्म हुई बॉडीज, इन सब पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है. उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारे टाइप ऑफ कंपनीज है, बट कंपनी का जो डेफिनेशन है वो लिखा गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में. कंपनी का डेफिनेशन लिखा गया है और वो डेफिनेशन क्या है? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, जो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में. इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ कंपनीज है जिसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. उसका एक छोटा सा समरी चार्ट भी था हमारे पास, जो कि था दैट जब ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी हम लोग कंपनीज की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमारे 3 हिस्से हम लोगों ने डिवाइड किए थे. एक था लिमिटेड बाय शेयर्स, एक था लिमिटेड बाय गारंटी एंड एक था अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड बाय शेयर्स वाली जो कंपनी है उसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 22. लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21 एंड अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 92. लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था? दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, बट कितना? उतना ही जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी उनके शेयर्स है उसका जो अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. तो अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स जितना भी उनका होगा उतना ही उनकी लायबिलिटी होगी, जो कि वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी कॉल कर सकता है. इसके अलावा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हमने देखा कि कंपनी के लायबिलिटी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द स्टिपुलेटेड सम मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व्हिच ही हैज गिवन एज अ गारंटी. तो वाइंडिंग अप के टाइम पे सिर्फ जो पैसा मांगा जाएगा वो होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का, जो कि स्टिपुलेटेड सम, यानी कि जो गारंटीड अमाउंट जो बोला गया था कि वाइंडिंग अप के टाइम पे टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंपनीज एसेट्स की तरफ जो एक कंट्रीब्यूशन करना है, टुवर्ड्स द कंपनीज एसेट्स एक कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो किया जाएगा बाय मेंबर्स जो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के होंगे. इसके अलावा कुछ और डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने समझे थे. दैट यहां पे शेयर कैपिटल होगा, यहां पे शेयर कैपिटल नहीं होगा. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनीज होती है वहां पे पॉसिबल है, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कभी भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. इसीलिए हम लोगों ने केस लॉ भी देखा था और उस केस लॉ का नाम था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू. उसके बाद हम लोगों ने देखा अनलिमिटेड कंपनी, जो कि था सेक्शन नंबर 292, यानी कि जब तक मेंबर है तब तक उसकी लायबिलिटी रहेगी और वो भी लायबिलिटी में पर्सनल लायबल रहेगा. मतलब क्या है कि जब तक वो कंपनीज के लायबिलिटीज पे ऑफ ना हो जाए तब तक जितने भी उसके पास एसेट्स होंगे उतने सारे के सारे एसेट्स यूज किए जाएंगे टुवर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. वंस ही सीज टू बी द मेंबर, लायबिलिटी भी सीज हो जाएगी. उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बाद, हाँ एक पॉइंट मैंने आपको समझाया था दैट द कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है, कंपनी के जो ओनर्स है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, बट कंपनी का जो एसेट है उसके ओनर जो है वो कंपनी है, ना कि कंपनी के शेयर होल्डर्स. इसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड के बाद देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. पहला था 1% कंपनी, दूसरा था प्राइवेट कंपनी, तीसरा था पब्लिक, प्राइवेट में और एक देखा था स्मॉल कंपनी. तो ये जो 1% कंपनी है इसका जो सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 262 के हिसाब से हर 1% कंपनी, पहली बात तो वो कंपनी होगी जहां पे सिर्फ एक ही मेंबर होगा, सोल मेंबर होगा. एंड वहां पर जो भी 1% कंपनी है वहां पे जो भी नॉमिनी बंदा जाएगा या फिर जो भी मेंबर होगा वो 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट और एलिजिबल टू बी द नॉमिनी ऑफ दैट 1% कंपनी कब होगा? जब वो नेचुरल पर्सन होगा एंड वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा. लेकिन वो रेसिडेंट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी रेसिडेंट कब माना जाएगा? व्हेन ही स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के केस में हमको वो देखना है. इसके बाद हम लोगों ने और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, 1% कंपनी ना कभी होल्डिंग बन सकती है ना कभी सब्सिडरी बन सकती है. क्या माइनर 1% कंपनी में आ सकता है क्या?
एज अ मेंबर ऑल्सो और एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं, नॉमिनी भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता माइनर। क्या 1% कंपनी एनबीएफसी एक्टिविटीज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो 1% कंपनी है उसमें जो भी नॉमिनी है, क्या उसको मेंबर हटाना चाहे तो हटा सकता है? हाँ, नोटिस देना पड़ेगा। क्या मेंबर ने जो भी नॉमिनी अपॉइंट किया, क्या वो खुद से जाना चाहता है? जा सकता है, हाँ, बट आने से पहले उसको राइटिंग में कंसेंट देना जरूरी है कि बाबा हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू बिकम अ नॉमिनी इन योर कंपनी। उसके अलावा ये जो नॉमिनी है ये मेंबर कब बनता है? इन केस ऑफ द मेंबर्स डेथ और सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर। इन दो केसेस में 1% कंपनी का जो नॉमिनी होता है वो मेंबर बन जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 के हिसाब से प्राइवेट कंपनी का मतलब था जहां पे 3 कंडीशंस पूरे होने वाले हैं। कौन से 3 कंडीशंस है? सबसे पहला कंडीशन है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा था प्रोहिबिशन ऑन द सिक्योरिटीज टू बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो इन्विटेशन, एक्चुअली इन्विटेशन के लिए इन्विटेशन भी नहीं दे सकते पब्लिक को टू सब्सक्राइब द कंपनी शेयर्स से और सिक्योरिटीज आई वुड से। दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे except in case of 1% company, maximum number of members in case of private limited company maximum will be 200। अब ये जो maximum 200 है उसमें 2 conditions या 2 exceptions डाले थे, provided that अगर वो if one of the shares is held by one or more of the members, one or the more of the members holding one common share, then आपको समझना है jointly अगर shares hold कर रहे हैं then that person will be considered as a single member for the purpose of this clause। and दूसरा ये था कि अगर आप एम्प्लॉई है कंपनी के, तो if you are the employee of the company or if you are in the employment of the company or you were the employee of the company or you were formally in the employment of the company and cease to be from that employment, however you continue to be a मेंबर, तो आपको भी हटा दिया जाएगा। इसके हम लोगों ने सम्स भी देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्मॉल कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 के हिसाब से हर वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड टर्नओवर which may not exceed 40 करोड़ और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। बट इसके जो एक्सेप्शंस थे वो ये था दैट होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी कभी भी 1% होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। इसके साथ साथ जो सेक्शन 8 कंपनी के अंडर जो रजिस्टर हुआ है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं है और एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट जो भी स्पेशल एक्ट के अंडर है वो भी वहां पर भी सेक्शन जो स्मॉल कंपनी का सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका हम लोगों ने इसीलिए पिछले साल का जो पेपर गया था वो यानी कि जो मई 25 का जो पेपर है वो देखकर उसके एग्जाम्पल से हमने प्रॉपर डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा है। इसके साथ साथ जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट था दैट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी will also be considered as or shall be deemed to be a public company even though in its articles it continues to be a private limited company। आपको समझना है for this act public limited company की जो सब्सिडरी होगी वो भी public limited ही होगी, फिर भले ही उनके कंपनीज एक्ट के हिसाब से फिर भले ही उनके आर्टिकल्स के हिसाब से वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना रहे। उसके बाद हम लोगों ने और कुछ पब्लिक कंपनी में इतना कुछ बहुत भारी ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लिस्टेड कंपनी क्या होता है। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जहां पे वो कंपनीज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट है वो कंपनीज को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जो कि लिस्टेड है और इंटेंडेड टू लिस्ट होते हैं इन कंसल्टेशन विद सेबी। ये ऑलरेडी मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, आप देख लेना सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 के हिसाब से। उसके अलावा अदर देन लिस्टेड विल बी कंसीडर एज अ अनलिस्टेड कंपनी। उसके अलावा हमने फॉरेन कंपनी देखा। फॉरेन कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 के हिसाब से एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया having a business place in India। अब आपको ये समझना है एंड हैविंग अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया, बट ये कैसे, या तो बाय इटसेल्फ और थ्रू द एजेंसी, या तो फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, एंड कंडक्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तब जाके माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, हम लोगों को समझना है होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड अदर्स में एक है गवर्नमेंट कंपनी
इन 4 कंपनीज में से एक आध तो एग्जाम्पल एग्जाम में 100% होता है। तो इसलिए पूरा सेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और जरा सा भी नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला मामला है, तो पूरा फोकस से समझना कि क्या होता है होल्डिंग, क्या होता है सब्सिडरी, क्या होता है गवर्नमेंट एंड क्या होता है एसोसिएट कंपनी। इसके साथ साथ हम लोग और भी सम्स भी देखेंगे इन्हीं टाइप ऑफ कंपनीज पर भी। अब सबसे पहले तो इन्होंने लिखा हुआ है होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, लिखा हुआ है अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी? इन रिलेशन टू वन और मोर द अदर कंपनीज मींस अ कंपनी विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। वाओ, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनीज है, तो वो जो कंपनी होगी जो होल्ड करती है वो होगा कंपलसरी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी वो कंपनी। तो इसीलिए लिखा है अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, वेयर अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी वेयर इन रिलेशन टू वन और मोर ऑफ द कंपनीज मीन्स अ कंपनी वेयर अदर कंपनीज आर कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी कंपनीज, मीन्स अ कंपनी वेयर अदर कंपनीज आर कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी कंपनी। अब ये जो सब्सिडरी कंपनी जो है उनको अगर होल्ड करने वाला कोई होगा तो उसको होल्डिंग बोलते हैं, ये 246 बोल रहा है। बट व्हाट अबाउट द सब्सिडरी कंपनी? फिर एग्जैक्टली सब्सिडरी कंपनी होता क्या है वो हमें समझना है, वो जो कि लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87 में। सेक्शन 2 क्लॉज 87 के हिसाब से सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, मतलब अभी ये बोल रहा है कि सब्सिडरी कंपनी का मतलब है इन विच होल्डिंग कंपनी ईदर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्साइज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विथ इट्स वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। मतलब क्या है समझना है, दोनों पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगी मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर पे। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वन और द हाफ ऑफ द वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है। 1.5 मोर देन 1.5 यानी कि क्या है 50% से ज्यादा का, बट क्या है उनके पास वोटिंग पावर है। क्या उन्होंने शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया? नहीं, उन्होंने वर्ड यूज किया है वोटिंग पावर। अब ये वोटिंग पावर वर्ड लाने का रीजन इज कि क्या होता है ना कि ये जरूरी नहीं कि हर शेयर के लिए 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट ही होगा। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, एक बार तो आप लोग पढ़ के आए ही होंगे, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा है दैट ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है आपका इक्विटी शेयर्स यानी कि ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, एंड दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो जहां पे आप लोगों को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो वो जो होते हैं उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे क्या लिख के आया है, अब वोटिंग पावर लिख के आया है इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे हमारे टाइम पे लिखा जाता था मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल, तो दैट वाज क्वाइट इजी। बट नाउ दे आर मेंशनिंग इट नॉट एज अ शेयर कैपिटल बट एज अ वोटिंग पावर। तो आपको समझना है मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब 50.01% भी होगा, 50.001% भी होगा, तब भी हम उसको होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन दे सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर आपको कंसिडर करना है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर एक कंपनी है, ठीक है, जिसने ए लिमिटेड जिसने बी लिमिटेड में 60% होल्ड किया है, तो यहां पे होल्डिंग कौन बनेगा रे? होल्डिंग बनेगा यहां पे ए लिमिटेड, ठीक है, ये होल्डिंग बनेगा एंड बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी बनेगा। ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे समझ में आता है। अब अगला सवाल मेरा, ये मोर देन 50% होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, वोटिंग पावर का मोर देन 50%, मोर देन हाफ होना चाहिए। दूसरा सवाल है मेरा आपसे, अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी का 80% ऑफ द कैपिटल होल्ड किया है, ठीक है, एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी में 80% ऑफ द कैपिटल होल्ड किया है एंड किसी और कंपनी का 30% होल्ड किया हुआ है। एंड ये जो ए लिमिटेड है उन्होंने भी सी लिमिटेड में अप्रोक्सीमेटली 25% होल्ड किया है।
अब बच्चा क्या करता है मैं समझाती हूँ। बच्चा क्या करेगा, सबसे पहला ये जो 30% है उसका 80% निकालता है, 24 प्लस 25% मतलब 49% ऐसा करता है। बच्चा क्या करता है, देखो ए ने बी में 80% होल्ड किया है एंड बी ने सी में कितना होल्ड किया, 30%। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ए का सी के साथ अगर रिलेशन आपको ढूंढना है तो ए का सी में कितना होगा, ए का बी में 80 है ना एंड बी का सी में 30 है ना, तो ये जो 30 है उसका 80% निकालते हैं, 24% करते हैं और 24 प्लस 25 ऐसा करके 49% नॉट अ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन ऐसा करके डिक्लेयर करते हैं। और ये मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने खुद स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। तो आपको पहले तो बेसिक समझना है कि देखो ये 80% बी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है, बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में 30 किया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 30 का 80% निकालते बैठो, नहीं। यहां पे टोटल बेसिस पे जो बी ने सी में होल्ड किया है वो 30% एंड जो ए ने डायरेक्टली होल्ड किया है 25%, ऐसा टोटल बेसिस पे 55% यानी कि जो मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर आता है। इसीलिए 55% ऑफ द स्टेक होल्ड किया है ऐसा अज्यूम किया जाएगा एंड ए लिमिटेड को होल्डिंग सब्सिडरी माना जाएगा एंड बी सी लिमिटेड को सब्सिडरी माना जाएगा। मतलब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन यहां पे बनेगा ही बनेगा बाय 55%। ये पहले तो दिमाग में डाल दो। तीसरा सवाल मेरा ये हो गया, मेरा पहला बेसिक सवाल ये हो गया मेरा दूसरा सवाल। अब मैं चल रही हूं तीसरे पॉइंट्स पे। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 80% ऑफ द शेयर कैपिटल और 80% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। शेयर कैपिटल इसलिए वर्ड यूज किया ताकि 1 शेयर 1 वोट ही रहेगा ऐसा अज्यूम करके, ठीक है। एंड बी लिमिटेड ने जो है बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में ठीक है 55% होल्ड किया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है। तो आपको पहले तो ये समझना है क्या बी एंड सी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रखते हैं क्या, हाँ ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मोर देन हाफ है। दूसरा पॉइंट, क्या ए एंड बी होल्डिंग सब्सिडरी रखते हैं, हाँ। ए एंड बी के बीच में अगर मैं देखती हूं ए एंड बी के बीच में अगर मैं देखती हूं तो ये ए टू बी में ए जो है वो होल्डिंग है एंड बी जो है वो सब्सिडरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड बी एंड सी के बीच में जब मैंने देखा, बी एंड सी में जब देखा तब ये भी होल्डिंग सब्सिडरी है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है ए एंड सी के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं है। तो आपको ये समझना है कि ए एंड सी भी होल्डिंग सब्सिडरी माने जाएंगे। ए एंड सी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, जहां पे सी लिमिटेड जो है उसको हम लोग डीम्ड सब्सिडरी मानेंगे। डीम्ड सब्सिडरी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे और यहां पे फर्क सिर्फ इतना समझना है आपको। यहां पे ए लिमिटेड भी सी लिमिटेड में कुछ होल्ड कर रहा था। ए लिमिटेड वाज आल्सो होल्डिंग सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर इन सी लिमिटेड। कुछ परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर जो है वो सी का ए ने भी होल्ड किया था। तो आप डेफिनेशन वाइज होल्डिंग सब्सिडरी बनते हो, लेकिन यहां पे डेफिनेशन वाइज होल्डिंग सब्सिडरी बनने का चांस नहीं है। यहां पे डीम्ड सब्सिडरी बाय एक्सप्लेनेशन बन रहे हैं। मतलब यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय सेक्शन आता है, इसीलिए हम इसको यहां पे सी लिमिटेड को डीम्ड सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड मानते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट, ये डीम्ड सब्सिडरी क्लियर होगा ऐसा आई अज्यूम। तो पहले मैंने क्या समझाया आपको, पहले मैंने समझाया आपको दैट कभी भी मोर देन 50% होगा तो ऑफ द वोटिंग पावर। दूसरा मैंने आपको डेफिनेशन वाइज समझाया कि आपको ये समझना है कि मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर या तो फिर खुद से ईदर बाय हिमसेल्फ और टुगेदर विथ इट्स सब्सिडरीज। आपको ये इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन डेफिनेशन वाइज ये होल्डिंग सब्सिडरी रखेंगे। अगर टुगेदर विथ इट्स सब्सिडरीज नहीं कर रहा है, ना ही ईदर बाय इटसेल्फ बट बिकॉज ऑफ द अदर सब्सिडरीज, बिकॉज ऑफ हिज सब्सिडरी अगर वो होल्ड करता है शेयर, तो फिर ये माना जाएगा that yes there is a holding subsidiary relation also and C will be considered as deemed subsidiary company for A limited। उसके बाद अगला सवाल मेरा आप लोगों से है, अगला सवाल है चौथा सवाल। अगर ऐसा माना जाए कि ये A बंदा जो है उसने किसी कंपनी का XYZ लिमिटेड का अगर 75% होल्ड किया है, तो क्या XYZ लिमिटेड एंड ए के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बनता है क्या? तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला होगा बनता है, बट क्यों? क्योंकि 75% ऑफ द वोटिंग पावर देख के मन में आ गया,
लालच आ गया मन में, जैसे दिख गया मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, खेल खत्म। बट आपको ये समझना है मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, बट किसने होल्ड करना चाहिए वो भी तो देखो। उन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा था, डेफिनेशन में ये लिखा था वेयर द होल्डिंग कंपनी इज होल्डिंग मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर इन इट्स सब्सिडरी कंपनी। यहां पे ये ए जो है ये नेचुरल पर्सन है बच्चों, ये नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन ने अगर कुछ भी होल्ड किया है तो क्या आप उसको होल्डिंग सब्सिडरी मानोगे? ये आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, कंपनी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, कंपनी नहीं है। तो पहली बात तो यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं, जिसकी वजह से ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं रखता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में डाल दो, ये क्लियर हुआ होगा अगर होल्डिंग सब्सिडरी आप लोगों को। तो इसके बाद एक हम लोग एक पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद एक सम है, वो सम मैं आपके सामने रखूंगी। फिर आप मुझे एक सवाल का, मेरे पास एक्चुअली एक सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए। क्या एक कंपनी का, पहले पूछ लेती हूँ फिर उसके बाद सॉल्व करना, पहले ही पूछ लेती हूँ, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एक कंपनी के लिए दो होल्डिंग हो सकते हैं या नहीं? मेरा आप लोगों से सवाल यह है, क्या एक कंपनी के लिए दो होल्डिंग हो सकते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, देखो यहां पे क्या लिखा है, मोर देन हाफ, बराबर है, मतलब 50.01% जो है वो किसी और के पास जाना चाहिए, तभी जाके माना जाएगा कि वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है। अगर 50.01% किसी और के पास है, मतलब जो पहला, मतलब जो दूसरा बंदा होगा उसके पास 49.99% से कम ही शेयर्स हमेशा होंगे। तो 49.99 doesn't create a holding subsidiary relation। क्रिएट करता है क्या? नहीं करता, बिल्कुल इजी है। अब इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि एक ही कंपनी के लिए दो होल्डिंग कंपनीज नहीं बन सकते, ऐसा मानना है। बट मेरा आप लोगों से इंटरप्रिटेशन समझ लो कि मैं क्या बोलना चाहती हूं, कि एक ही कंपनी के दो होल्डिंग भी बन सकते हैं। होता नहीं है रियल लाइफ में, बट हो सकता है। कैसे होगा मैम? अगर यहाँ पे 49.99 एक के पास है तो मोर देन 50 कभी जाएगा ही नहीं वो, तो कैसे होगा? होगा कैसे होगा कि एक जो होल्डिंग कंपनी है, एक जो होल्डिंग कंपनी है, इसके पास मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर है, इसके पास मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर है। बट एक ऐसी भी कंपनी हो सकती है जिसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन का कंट्रोल हो। कंपोजिशन का कंट्रोल का मतलब है कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका कंट्रोल पूरा एक कंपनी के पास है। ये सिचुएशन कब क्रिएट होगा वो मैं बता देती हूं। ये सिचुएशन तब क्रिएट होगा जब एक होल्डिंग कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर के बेसिस पे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहा है उसके बेसिस पे अपना मोर देन हाफ ऑफ द परसेंटेज वोटिंग पावर डिसाइड कर लेगा। वो तो इजी है। बट ये जो बीओडी का जो कंपोजिशन है वो किसी और के हाथ में कब जाता है? अगर किसी बैंक ने, एग्जाम्पल के लिए 2 मिनट के लिए समझो, अगर 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 कोटक बैंक ने ए लिमिटेड को, ठीक है, ए लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है, और ए लिमिटेड जो है इसका जो शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल में ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स हैं और यहां पे मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ऑलरेडी बी लिमिटेड ने होल्ड करके रखा हुआ है। जब 100 करोड़ का लोन लिया गया उस टाइम पे बैंक ने कहा कि ठीक है, हमको कुछ आपके शेयर कैपिटल में, शेयर्स वगैरह में पैसे नहीं लगाने हैं, ठीक है, ये जो लोन दिया जा रहा है उसके बदले में शेयर्स वगैरह हमको नहीं चाहिए है, लेकिन आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंपोजिशन है, यानी कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस पे कंट्रोल हम रखेंगे। और यहां पे आपके अगर 9 डायरेक्टर्स है, अज्यूम करते हैं इस कंपनी में 9 डायरेक्टर्स है, इस कंपनी में 9 डायरेक्टर्स अगर है तो इनका मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स हम लोग अपॉइंट करना चाहते हैं। तो मोर देन हाफ मतलब 5 से ज्यादा जो डायरेक्टर्स है, अज्यूम करते 6 डायरेक्टर्स हमारे बैंक के होंगे, बचे हुए 3 आप आपके रख देना। तो इनडायरेक्टली कोटक बैंक ने क्या शेयर कैपिटल में पैसा लगाया, वोटिंग पावर उनको मिला? बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी क्या वो होल्डिंग कंपनी का रिलेशन रख सकता है होल्डिंग सब्सिडरी का? हाँ। कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करके। इतना क्रिस्प, इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इतना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। रेगुलर लेक्चर में तो और भी इससे ज्यादा डिटेल्ड चलता है, बट अभी ये हमारा रेगुलर लेक्चर नहीं है, इसमें और बहुत सारे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और बहुत सारा डिटेलिंग कर करके मैं समझाती हूँ। बट अभी के लिए इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी है।
अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं पता था तो इस बात पर तो आपने लाइक करना बनता ही है और कमेंट भी करना बनता है कि यार ये पॉइंट जो था वो कभी किसी ने आप लोगों को नहीं समझा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये दिमाग में रख देना। अब मैं आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट से समझा देती हूं कि होल्डिंग सब्सिडरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बात कर रहा है। अब जाके देखो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87 के हिसाब से हर वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी जहां पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच द होल्डिंग कंपनी जो है वो होल्ड करती है या तो कंट्रोल करती है, कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और होल्डिंग और एक्साइजिंग और कंट्रोल्स द मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विथ इट्स वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। ये पहला तो आपको समझना है। provided that such class or classes of holding companies may be prescribed shall not have layers of the subsidiary companies beyond such numbers as may be prescribed। मतलब क्या बोलना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि होल्डिंग की सब्सिडरी चलेगा, सब्सिडरी की सब्सिडरी चलेगा, सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी ये कभी कभी नहीं चलेगा। मतलब क्या ये चलता नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है जहां पे ये चलता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना है, होल्डिंग सब्सिडरी दैट्स इट, इतना ही आप समझो। इसके आगे आप लोग मत जाना, होता है बट आप लोगों के लिए नहीं जाना है। आप लोग इतना ही समझोगे लिमिटेड नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो चलेंगे। क्या ऐसे ऐसे चलेगा क्या? हाँ, ऐसे इसी लेयर में आप कितने भी आप सब्सिडरी कंपनीज बनाओ चलेगा। यहां पे ये फर्स्ट लेयर में कितना भी बनाओ, ये सेकंड लेयर में और कितने भी बनाओ चलेगा, लेकिन इसके नीचे आप नहीं जा सकते। सो होल्डिंग सब्सिडरी ओके, होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी चलेगा, होल्डिंग सब्सिडरी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी एंड इसी का और एक सब्सिडरी चलेगा, ये भी चलेगा। मतलब एक ही सब्सिडरी के और 3-4 सब्सिडरी चलेंगे, बट इसके नीचे मत जाना, ये उनको समझाना था कि इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी, जो हमारा एग्जाम्पल था ना ए बी एंड सी वाला, जहां पे ए ने सी में कुछ भी होल्ड नहीं किया लेकिन फिर भी सब्सिडरी कंपनी बन गया, बिकॉज इधर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी if it controls clause A and clause B, subclause A and subclause 2, 1 and 2 of another subsidiary company of the holding company। मतलब बेसिकली सब्सिडरी, अनादर सब्सिडरी कंपनी के थ्रू अगर आपने कंट्रोल किया 1 and 2 में से कुछ भी, 1 और 2 में से कुछ भी अगर आपने इंस्टेड ऑफ होल्डिंग डायरेक्टली सब्सिडरी कंपनी से कंट्रोल किया तब भी चलेगा, हम उसको डीम्ड सब्सिडरी मानेंगे। अ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी कंट्रोल्ड बाय अनदर, तब भी हम होल्डिंग सब्सिडरी मानेंगे। एंड लेयर से रिलेटेड लिखा है, ये ठीक है। ये था तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट। अब होल्डिंग सब्सिडरी को लेके एक सवाल है जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, तो ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा और इस सवाल में आप लोग मुझे बताना क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते, ये आप लोगों को समझाना है। यहाँ पे उन्होंने होल्डिंग सब्सिडरी का जो डेफिनेशन है वो लिखा है, मैं आप लोगों को 1 मिनट पूरा देती हूँ, शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ के उसके बाद आप डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके फिर आंसर निकाल लेना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे after a minute।
आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, आप लोगों ने एनालाइज करने का ट्राई किया है क्या, क्या क्या बोला गया है, समझा क्या आपको, क्या क्या लिखा है रे यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, दैट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक कंपनी है जिसका नाम है पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में एक कंपनी है एसी प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी है केएल प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के 90,000 शेयर्स होल्ड किए हैं और इन्होंने इनके 70,000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। ये बात तो समझ आई आपको। एक कंपनी है जिन्होंने 90,000 शेयर्स को होल्ड किया है, एक कंपनी है जिन्होंने 70,000 शेयर्स को होल्ड किया है। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यू लिमिटेड इज 30 लाख। इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना है रे, वो है 30 लाख। 30 लाख मतलब कैसे, 3 लाख इंटू 10 रुपए के शेयर्स, तो टोटल 3 लाख शेयर्स है उनके 10 रुपए के। नाउ यू हैव टू एनालाइज विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर PQ Private Limited is a subsidiary company of a BC Private Limited, and what would be your answer if KL Private Limited is holding 1,60,000, 1 लाख, ये BC ने AC Private Limited, ये जो BC Private Limited है थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। what would be your answer if KL Private Limited if KL Private Limited is holding 1,60,000 shares in PQ Private Limited and no shares were held by BC मतलब AC Private Limited in PQ। आपको समझाना है बेसिकली। देखो ये 90 और 70,000 है, ठीक है। 90 एंड 70 मतलब कितना हुआ, टोटल 1,60,000 हो गया, ठीक है। टोटल AC एंड KL मिलाकर जो है वो कितना हुआ, थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाँ। AC एंड KL मिला के कितना हुआ, 1,60,000 शेयर्स हुआ, ठीक है। अब ये जो 1,60,000 ऑफ द शेयर्स है जो कि होल्ड किया गया है, अगर ऐसा है कि आपको लोगों को समझना है कि ये जो दोनों कंपनीज है, कौन से दोनों कंपनीज, AC प्राइवेट लिमिटेड एंड KL प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको ये समझाना है, पहला सवाल उन्होंने ये पूछा, क्या AC प्राइवेट लिमिटेड जो है क्या वो PQ प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रखता है या नहीं। अगर आप सिर्फ 90, देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में AC प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो है ये AC प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है 90,000 ऑफ 3 लाख मतलब क्या है, 90 अपॉन मतलब 90 डिवाइड बाय 3 लाख, 90,000 डिवाइड बाय 3 लाख मतलब 30,000, मतलब 30%। तो ये जो 30% सिर्फ होल्ड किया नहीं बनेगा, लेकिन अगर 70% होल्ड किया है, 70,000 होल्ड किया है 3 लाख पे, तब भी 23% है, नहीं। तो ये अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहला आप लोगों को ये समझना है, अकेले देखोगे तो ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं बना पाएंगे। हाउएवर उन्होंने दूसरा ये सवाल पूछा कि अगर केएल ने अकेले ही, अगर उन्होंने ये दूसरा जो सवाल पूछा है कि केएल ने जो है वो अकेले ही 1,60,000 होल्ड किया है अकेले, तो फिर यस, क्यों, क्योंकि देखो 3 लाख का मोर देन हाफ इज 1,50,000 से ज्यादा। अकेला अगर 1,60,000 होल्ड कर रहा है देन आंसर इज यस, देन द आंसर इज यस। केएल प्राइवेट लिमिटेड जो होगा वो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि भाई अकेले ने पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड का मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर रखा है। मतलब कितना होगा, 1,60,000 डिवाइड बाय 3 लाख, यानी कि 53.33% होल्ड किया है बाय केएल टू पीक्यू। तो इसीलिए 53.33% की वजह से 53.33% की वजह से केएल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो होल्डिंग बनेगा एंड पीक्यू जो है वो सब्सिडरी कंपनी बनेगा। हाउएवर एसी का अगर अकेले का देखोगे तो सिर्फ 90,000 है, 90,000 डिवाइड बाय 3 लाख यानी कि सिर्फ 30% है, तो फिर वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं रखेगा। बस आपको इतना ही मेंशन करना है। तो पहले आप ये डेफिनेशन पूरा लिख दो, फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसे एनालिसिस आप लिख देना, जो भी आपको वर्ड्स में मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में, एंड एंड में लिख देना कि हाँ स्टार्टिंग में एसी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ सब्सिडरी, is not holding any holding subsidiary relation with PQ Private Limited. However, if KL Private Limited alone holding 1,60,000 shares, then yes, KL Private Limited will be considered as a holding company of PQ Private Limited. खत्म, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बस मेक श्योर करिएगा होल्डिंग सब्सिडरी, देखो ये सिर्फ बेसिक एक एग्जांपल लिया है मैंने, अभी तक बहुत सारे और एग्जांपल्स बचे हैं जो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, जो हमारे नोट्स में है, लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। जब भी आपके सामने सवाल आए आपने कंपल्सरी इस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है कि कौन किसमें कितना होल्ड करता है, ताकि
खिचड़ी ना बने दिमाग में, पूरा क्लियर रहे पिक्चर कि इसने इसमें इतना होल्ड किया हुआ है, फिर क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स हुए हैं, उस हिसाब से आपको सारी चीजों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो ये पहला तो आपने बेसिक समझना है। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन जब भी आएगा तब आपने कभी भी डायरेक्टली हवे में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन डिसाइड नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम, और वो भी कब, जब आपको एग्जाम से पहले जो 15 मिनट मिल रहे हैं पेपर रीड करने के लिए, उसी टाइम पे आपका ये सारा कैलकुलेशन का तामझाम खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हाथ में पेपर आया, यू शुड डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बिकॉज आपका कम से कम टाइम में वो क्वेश्चन पूरा हो और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे मार्क्स उससे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला। और दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग में, वो होता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है बाय सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 के हिसाब से। एसोसिएट कंपनी का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है बाय क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन बाय सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 6 के हिसाब से। सेक्शन 2 क्लॉज 6 के हिसाब से एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है? In relation to another company means a company in which other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of company having such influence including the joint venture। मतलब क्या है? मतलब आपको ये समझना है कि significant influence अगर किसी कंपनी का किसी कंपनी में है, तो जिस भी कंपनी का significant influence होता है, जिस भी कंपनी का significant influence होता है, वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो एसोसिएट कंपनी है या नहीं है। तो इसीलिए क्या लिखा है? इन रिलेशन मींस अ कंपनी in relation to another company means a company in which that other company having the significant influence but which is not a subsidiary company। अब ये significant influence का मतलब क्या होता है? जहां पे एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर, कंट्रोल या तो बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेशन होगा। अब यहां पे 1 मिनट के लिए समझिएगा, जहां पे जो भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करता हो, तो यहां पे एसोसिएट कंपनी कौन सा होता है? जिसमें भी एसोसिएट कंपनी जिसमें भी शेयर्स होल्ड किए जाते हैं या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिसमें होता है, उस कंपनी को बोला जाता है एसोसिएट कंपनी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगला पॉइंट आपको समझना है कि यहां पे मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर लिखा है। देखो, शब्द की हेराफेरी मत करना, शब्द बहुत क्लियर है। मोर देन मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर या वोटिंग मतलब बिजनेस डिसीजन लिखा हुआ है। तो पहले तो मोर देन नहीं लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट 20, एंड यहां पे लिखा था मोर देन हाफ, बराबर है। तो ये मोर देन हाफ टिल 99.99% अगर है तो वो होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन है। ठीक है, यहां पे 0 से लेके 99.99% तक का जो अगर रिश्ता है तो ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, दैट्स इट। एंड 20% से लेके 50% तक का रिश्ता है तो वो एसोसिएट कंपनी का रिश्ता है। एंड अगर पूरा का पूरा 100% ही होल्ड किया जाए तो उसको होली ओन्ड सब्सिडरी बोला जाता है। तो ये बेसिक पहले तो आपके दिमाग में डाल दीजिएगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझना पड़ेगा। अब मैं चलती हूं आप लोगों को लेके एक अगले सवाल पे, जो कि है एसोसिएट कंपनी का सवाल। अब अगर एसोसिएट कंपनी का सवाल आप देखेंगे तो एसोसिएट कंपनी जो है, हाँ देखो ये वाला जो सवाल है, ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल और अभी जो एग्जाम गया उसका जो सवाल है वो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने अब यहीं से कर लेते, चाहिए तो सेम ही क्वेश्चन है, बस नंबर्स की हेराफेरी की है। मैंने जब ये सेशन लिए थे तब मैंने बहुत क्लियरली बताया था, मतलब ये ऐसे कैसे क्वेश्चंस बताए थे कि बाबा ये क्वेश्चन करके जाओ, ये क्वेश्चन आएगा। उसमें से ये एक क्वेश्चन था जहां पे मैंने बोला था एसोसिएट कंपनी का इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एसीडी लिमिटेड इज 80 करोड़। क्या लिखा हुआ है? पेड अप शेयर, ये आई होप सो आपके पास लिखा होगा, नहीं है तो लिख देना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पेड अप शेयर कैपिटल देखना है हम लोगों को, पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन ये किसका है? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एसीडी लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल देखना है। कितना है पेड अप शेयर कैपिटल? इक्विटी कितना है रे? इक्विटी
एंड प्रेफरेंस, ठीक है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी है 80 करोड़ रुपए का एंड ये है 20 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का। एंड बी लिमिटेड होल्ड्स इक्विटी शेयर्स ऑफ एसीडी लिमिटेड वर्थ 15 करोड़ एंड प्रेफरेंस ऑफ 10 करोड़। तो अभी ये जो एसीडी लिमिटेड है इसमें कौन है रे? ये है एसीडी में बी लिमिटेड एक है, बी लिमिटेड एक है। ये बी लिमिटेड ने एसीडी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं एंड प्रेफरेंस भी होल्ड किए हुए हैं। इक्विटी कितना होल्ड किया है? इक्विटी होल्ड किया है 15 करोड़ का एंड प्रेफरेंस होल्ड किया है 10 करोड़ का। अब एक्चुअल में क्या ये 15, 10, 20 और 80 ये जो 4 नंबर आपके सामने हैं, इसमें से जब भी आप एसोसिएट कंपनी में देखोगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आपको ये देखना है मोर देन और एटलीस्ट, आई वुड से एटलीस्ट 20% आपका होना चाहिए वोटिंग पावर का। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर है या नहीं है? अगर ये एग्जाम में नहीं लिखा है तो अज्यूम करके चलने का कि वोटिंग पावर नहीं है, तो वो वैसे ही पिक्चर से बाहर गए। अब बचा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 80 करोड़ का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसमें से 15 होल्ड किया जा रहा है। तो 15 डिवाइड बाय 80, 15 डिवाइड बाय 80 मतलब 18%, 18.75% ही होल्ड किया जा रहा है। तो क्या ये एटलीस्ट 20 से भी कम है? हाँ। तो क्या ये एसोसिएट कंपनी का रिलेशन रखेंगे? ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस डेफिनेशन लिखना है जो एसोसिएट कंपनी का है, फैक्ट्स ऑफ द केस या एनालिसिस लिख देना एंड एंड में लिख देना ये एसोसिएट कंपनी नहीं है, बात खत्म। सिंपल, वेरी 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 इजी। इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एसोसिएट कंपनी पे। तो आपके इतने ही एसोसिएट, जितने सिंपल क्वेश्चंस है उतने ही सिंपल तरीके से समझो, कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। जितना सिंपल समझोगे उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा। एंड आखिरी जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है गवर्नमेंट कंपनी। एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45 के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by, not less than 51% of the paid up share capital is held by central, state or partly by central or state government। ठीक है, मतलब बेसिकली समझाना है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों मिलाकर अगर किसी भी कंपनी में मोर देन 51% या नॉट लेस देन, मतलब ये 51% से ज्यादा, मोर देन 51% से ज्यादा का अगर, मोर देन 51% से ज्यादा का अगर पेड अप शेयर कैपिटल इज इनडायरेक्टली, मतलब है वोटिंग पावर, अगर होल्ड करते हैं तब जाके इस कंपनी को माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, ये तो इजी था कि ठीक है 51% का कैलकुलेशन देखना है। बट सबसे बड़ा हथियार आता है ये वाला, क्या? द सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। मतलब उनको ये समझाना है कि अब आपकी जो कंपनी है वो एक ऐसी सब्सिडरी कंपनी है जिसकी होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, जिसकी वजह से आपको भी सब्सिडरी कंपनी का दर्जा दिया गया है। पहला समझो, पहला एग्जाम्पल से समझाती हूं। पहला एग्जाम्पल है, अगर ऐसा स्टेज है जहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ए लिमिटेड बहुत हो गया, टॉम लिमिटेड में अगर 30% होल्ड किया है एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने टॉम लिमिटेड में 20% होल्ड किया है। ठीक है, तो क्या टॉम लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी बनेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि मोर देन 51% अभी तक नहीं हुआ है। ये हो गया तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 30% होल्ड किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने अगर 20% होल्ड किया है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल्सो 10% होल्ड किया हुआ है जेरी लिमिटेड में, तो क्या जेरी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस,
क्या जेरी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस. व्हाई सो? बिकॉज या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पुट टुगेदर मोर देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल किसी कंपनी का होल्ड किया हुआ होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि वो गवर्नमेंट कंपनी है. यहां तक सिंपल, नो प्रॉब्लम. इसके आगे आता है ब्रह्मास्त्र. मतलब क्या है? मतलब उनको यह समझाना है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपकी कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, एक कोई गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जो जेरी लिमिटेड है, ठीक है, तो जेरी लिमिटेड अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जेरी लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी, उसने उसने अगर 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 उसने ए पप्पू प्राइवेट लिमिटेड, पप्पू प्राइवेट लिमिटेड में अगर अगर मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब ही बेसिकली 50.01% होल्ड किया है, तो पहले तो हमें पता है ये होल्डिंग है या सब्सिडरी है, वेरी इजी. बट आपको समझना है जेरी लिमिटेड इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको ये समझना है सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, subsidiary company of a government company will also be deemed government company. बात समझ आई क्या? क्यों? यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मोर देन 51% नहीं देखा है. क्यों? क्योंकि जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है ना, वहां पे ऑलरेडी मोर देन 51% स्टेट सेंट्रल या स्टेट और सेंट्रल पार्शियली और टुगेदर मिलाकर 51% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं. इसी की वजह से तो ये गवर्नमेंट कंपनी बनी. अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो अगर इस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड किया है, इसका मतलब ये सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशन रखते हैं. अब सब्सिडरी होल्डिंग मतलब एक ऐसी होल्डिंग कंपनी है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है खुद, तो हम सब्सिडरी कंपनी को भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा आई अज्यूम. ठीक है, ऐसा आई जस्ट अज्यूम. अब आपको एक सम दिया जाएगा, यू विल गेट 2 मिनट्स, आप रीड करना, उसके बाद हम साथ में उस सम को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये गवर्नमेंट कंपनी वाला जो मैटर है इसमें इतना सा भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा. इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आपको लग रहा है, बट यस क्वाइट इजी. अगर आप ट्राई करें प्रॉपरली प्लॉट करने का, बस ध्यान रखना कि आपको प्रॉपरली प्लॉट करना है, बिल्कुल भी हवे में कैलकुलेशंस करने के लिए मत जाइएगा. प्रॉपर प्लॉट करो, 2 मिनट लो, शांति से प्लॉट करो, और फिर मुझे बताना कि क्या गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं. मतलब आप खुद ढूंढ लेना कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है. सवाल है आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 2.
सॉल्व, जमा या नहीं जमा? देखो क्या समझाना है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, पहले मैंने आपको टाइम दिया, आप अच्छे से शांति से आपकी स्पीड से रीड कर पाए, ताकि, क्योंकि देखो हर एक का स्पीड अपना अलग अलग होता है, सबका स्पीड सेम हो ये जरूरी नहीं। दूसरा मैंने ट्राई किया कि पहले आपका आंसर गलत करो सही करो जो भी करो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग आपका लगाए, क्योंकि ताकि आपको भले देख के शायद आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं इस वक्त चलेगा, बट एटलीस्ट आपको समझ में तो आ रहा है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है और किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। तीसरा, अब जो भी गलतियां हुई है वो अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको पता चल जाएंगी, एंड जिसने सही किया है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हमें अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। तो इतना भी हुआ तब भी काफी है हमारे लिए। एट द एंड जब ये पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा, तब जब क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप लोगों का कॉन्फिडेंस, मतलब क्वेश्चन राइटिंग में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहले समझेंगे क्या क्वेश्चन था वो। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, अ स्टेट is in a country is holding 48 lakh shares of Y Limited। चलो लिखते हैं क्या क्या हुआ है कहानी में। कहानी में सबसे पहला है Y Limited। ठीक है, Y Limited में 48 लाख जो शेयर्स है, 48 लाख शेयर्स किसने होल्ड किए हुए हैं? स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज, इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 9.5 CR का, जहां पे 95 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स, वाई लिमिटेड होल्ड करता है, डायरेक्टली होल्ड्स 2,50,000 जेड लिमिटेड में 2,50,600 शेयर्स। ठीक है, किसमें होल्ड कर रहे हैं वो? जेड लिमिटेड में। ठीक है, हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ का कैपिटल, 5 लाख के शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से ईच। ठीक है, 100 रुपीस के हिसाब से ईच। ठीक है, जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द इट्स स्टेटस एज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से वो सब्सिडरी कंपनी है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि ₹100 ईच के हिसाब से 5 लाख शेयर्स के अगेंस्ट उनका होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है। जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम दैट स्टेटस ऑफ सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड एज वेल एज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये बोलना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं रखता है, अलोंग विद दैट ये गवर्नमेंट कंपनी भी मानी जाएगी। व्हाई? बिकॉज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी। बट यहां पे पहले अगर ऐसा सिचुएशन आए तो सबसे पहला स्टेप, देखो सोचने के स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला आपका सोचने का स्टेप क्या होना चाहिए कि देखो हमारा स्टेटमेंट ये है दैट सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। तो पहले ये सोचो ना कि होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी के लिए बहुत सारे बच्चे क्या पागलपन करते हैं, वाई लिमिटेड है तो वाई लिमिटेड के पेड अप शेयर कैपिटल के साथ खेलते बैठते हैं। नहीं, जिसमें इन्वेस्ट हुआ है पहले उसके शेयर कैपिटल से खेलना है हम लोगों को। तो जिसमें इन्वेस्ट हुआ है मतलब कौन है? जेड लिमिटेड। तो जेड लिमिटेड जो है उसके पास 5 लाख शेयर्स है। ठीक है, तो 5 लाख का हाफ मतलब कितना हुआ? 2,50,000। तो ये लोग 2,50,600 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ओवर 5 लाख, मतलब कितना हुआ रे? देखो मतलब 5 लाख पे अगर 50.12% ढूंढा जाए तो 2,50,600 आता है। तो आपको ये समझना है 2,50,600 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, मतलब वो मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये सब्सिडरी कंपनी है एंड वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। ये बहुत क्लियर कट कंफर्म हो चुका है। अब ये देखना है क्या वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। अब गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमें देखना है क्या मोर देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड किया है या नहीं किया है, ये हमें समझना है। तो इसीलिए हमें देखना क्या पड़ेगा कि टोटल वाई लिमिटेड का कैपिटल कितना है? 95 करोड़ का है, यानी कि 95 लाख शेयर्स है। 95 लाख शेयर्स में से 48 लाख जो शेयर्स है वो होल्ड किसने किए हुए हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किए हैं। सो 48 लाख शेयर्स ओवर 95 लाख शेयर्स मतलब कितना परसेंटेज आता है? 50.52% आता है। तो क्या वाई लिमिटेड पहले तो गवर्नमेंट कंपनी है क्या? द आंसर इज नो। अगर वाई लिमिटेड जो है वही अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है,
वाई लिमिटेड ही अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी यानी कि जेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनेगा भाई? तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि हमारा लाइन ये है सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। बट यहाँ पे वाई लिमिटेड खुद ही अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो जेड लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनाओगे आप? तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो ये प्लॉटिंग होने के बाद आंसर आ गया वेरी इजीली। अब लिखते टाइम पे पहले, बिकॉज ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन। पहले आप आंसर में क्या लिखोगे? गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45। अब ये मैंने स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं ना कि सेक्शन नंबर नहीं लिख रहा तो भी चलेगा, ऐसा कंपनी मतलब इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है। तो अगर इंस्टीट्यूट ने बताया ही है तो इंस्टीट्यूट भी नहीं लिखे, बट इंस्टीट्यूट अपने आंसर्स में लिखता है ना सेक्शन नंबर, तो आपको भी लिखना चाहिए। तो इसीलिए पहले क्या किया उन्होंने, देखो पहले गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिख दिया, फिर गवर्नमेंट कंपनी के बाद उन्होंने सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लिखा एंड देन फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा। कितना इजी है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखना और सब्सिडरी का, दो डेफिनेशन लिखो, एनालिसिस करो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो एंड एंड में कंक्लूजन में लिख दो। एंड में कंक्लूजन में क्या लिखोगे? वाई लिमिटेड इज ऑल्सो नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी एंड हेंस जेड लिमिटेड विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी, बट सब्सिडरी है ही नहीं तो कहां से गवर्नमेंट कंपनी बनेगा? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहां तक आप लोगों को समझना था कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने मैंने ये सवाल रखा हुआ है, ठीक है, नवंबर 19 का क्वेश्चन है, ये भी होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन है। आप लोगों के पास 2 मिनट दिए जाते हैं अगेन, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडरी का है, गवर्नमेंट का नहीं है। जितना हो सकता है उतना मैंने ट्राई किया है कि होल्डिंग सब्सिडरी, गवर्नमेंट एंड एसोसिएट कंपनी के क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लूं, बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही है। तो एक बार आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, आप लोग पूरा सवाल देखेंगे एंड देन उसके बाद प्लॉट करने का काम आप ही का है। ये अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो ये रेगुलर बैच में, तो मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा बैच है उसमें आपको मिलेगा। मतलब जब भी आप लोग क्वेश्चंस, मैं क्या कर दूंगी, आप लोगों का एक ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में मैं ये क्वेश्चन सारे शेयर कर दूंगी जो होल्डिंग सब्सिडरी के हैं, स्पेशली वो सारे, ठीक है। तो आप लोग वहां से ले लेना। मेरा ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर भी ये क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आपको चाहिए तो वहां से ले लेना। लॉ बाय सीए तेजल कटारिया टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से भी आप ये क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, आपके पास है 2 मिनट, रीड करें शांति से और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसी सेम क्वेश्चन को।
हुआ, सॉल्व कर पाए? क्या क्या लिखा था, देखो क्या क्या लिखा था, चलो लिख के देखते हैं क्या क्या था। एक पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड है, ठीक है, पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड है, हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ का उसका कैपिटल है। एक पॉपुलर प्राइवेट नहीं, पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड है, ठीक है, इसका 20 करोड़ का शेयर कैपिटल है। अब ये जो 20 करोड़ का शेयर कैपिटल है, इसमें 12 करोड़ के इक्विटी है एंड 8 लाख का, 12 करोड़ का इक्विटी है, ठीक है, एंड 8 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, फाइन। डिलाइट प्रोडक्ट लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड शेयर्स 250 एंड 350 शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन पॉपुलर, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेना है, ठीक है। तो डिलाइट एंड हैप्पी, ये जो दोनों हैं, इन दोनों ने पॉपुलर में कितना परसेंटेज होल्ड किया हुआ है, कितने शेयर्स है, 250,000 ईच, 250,000 एंड 350,000, ऐसे शॉर्ट में लिखती हूँ, 2.5 लाख, 3.5 लाख एंड और एक है ना, अनादर कंपनी चीयरफुल है, चीयरफुल ने कितना होल्ड किया है, 250,000, ठीक है, 2.5 लाख, ओके फाइन। शेयर्स इन पॉपुलर लिमिटेड, जोवियल इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर ऑल दीज थ्री, तो ये तीनों की एक बाप कंपनी है जो कि है जोवियल लिमिटेड। सो जोवियल इज अ होल्डिंग, मतलब ये सब्सिडरी कंपनीज बन गई, ये सब्सिडरी कंपनीज बन गई। उनको ये समझाना है कि पॉपुलर एंड जोवियल का रिलेशन क्या है, P एंड J का रिलेशन क्या है, वो उनको समझाना है। अब देखो 2.5, ठीक है, या तो जोवियल डायरेक्टली होल्ड करे, अब उसने तो होल्ड नहीं किया, या तो वो खुद टुगेदर विद इट सब्सिडरी होल्ड करे, वो भी उसने होल्ड किया अकेले, उसके टुगेदर विद इट सब्सिडरी नहीं किया, बट सब्सिडरी कंपनीज ने होल्ड किया है उसके, तो सब्सिडरी कंपनी में कितने कितने है, 2,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,50,000, मतलब टोटल 8,50,000, टोटल कितना आता है ये, 8,50,000 शेयर्स जो है, 8,50,000 शेयर्स अकेले इन तीनों ने मिला के, मतलब जो जोवियल के जितने भी सब्सिडरीज हैं उन्होंने वन साइडेड इन तीनों भी सब्सिडरी कंपनीज ने मिला के होल्ड किया है। तो 8,50,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, मतलब कितना हुआ, 70.83% होता है। तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन रखते हैं? हाँ, बट इसमें होल्डिंग कौन है रे? होल्डिंग कंपनी कौन होगा? जोवियल विल बी द होल्डिंग एंड पॉपुलर विल बी द सब्सिडरी कंपनी, हाँ या ना? अब सवाल क्या पूछा है, देखो ये सारे सब्सिडरी कंपनीज है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट इज होल्डिंग ऑल दिस थ्री, जो भी सब्सिडरी कंपनीज है उनकी होल्डिंग है जोवियल। अब यहां पे ये सवाल है, कैन जोवियल लिमिटेड बी टर्म्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको क्वेश्चंस को पढ़ते से ही, जितना मैं जानती हूं अभी भी यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीधा सीधा लिख के बोल दिया हो या सीधा सीधा आंसर दे दिया होगा, यस देयर इज अ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बिटवीन जोवियल एंड पॉपुलर लिमिटेड। और यहां पे जब सवाल पूछा था, ये पूछा था कैन जोवियल लिमिटेड बी टर्म्ड एज अ सब्सिडरी कंपनी, बहुत सारे स्टूडेंट ने हाँ जवाब दिया होगा, जबकि जवाब गलत है। आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया कि 8,50,000 शेयर्स है ओवर 12 लाख, मतलब टोटल 70.83% है, तो मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर तो होल्ड कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो बच्चों आपको यह समझना है कि यहां पे जोवियल होल्डिंग है, यहां पे जोवियल होल्डिंग है, और सवाल यह है कैन जोवियल टर्म्ड एज अ सब्सिडरी? बच्चों जोवियल सब्सिडरी नहीं है, जोवियल होल्डिंग कंपनी है एंड पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सवाल पढ़ने के बाद, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया होता है, एंड इस चक्कर में मैंने ये खुद देखा है, मैंने खुद ये क्वेश्चन चेक किया था मेरे स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे उन सब ने, जबकि सब कुछ सही है, कैलकुलेशन सही, सब सही, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सब परफेक्ट, लिखा इतना भारी, बट एंड में जाके उन्होंने कांड कर दिया, लिख दिया कि हाँ है। अरे बाबा पढ़ो तो सही, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये पूछ रहा है जोवियल है या नहीं सब्सिडरी, ये गलत आंसर है। यहां पे लिखना है आपको नो, जोवियल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी, इट इज अ होल्डिंग कंपनी एंड पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी। ये पहला हो गया आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है इफ इट कंट्रोल, मतलब जोवियल, हाँ, इफ जोवियल कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट लिमिटेड कैन इट बी consider as a holding subsidiary? then the answer will be yes. if अगर ऐसा यहां पे क्वेश्चन आए तो यहां पे आपको ऐसा लिखना चाहिए that yes, if
इफ अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे जोवियल जो है वो पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड के मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करते हैं, तब भी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी जोवियल एंड सब्सिडरी मानी जाएगी पॉपुलर। बस बात खत्म। एग्जाम में क्या क्या लिखना है, बस होल्डिंग सब्सिडरी का प्रोविजन लिख दो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो एंड आंसर लिख दो, खत्म। आंसर लिख दो, बात खत्म। इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होता। पता नहीं क्यों बच्चों को डर लगता है इस कॉन्सेप्ट से, इतना इजी है, इसीलिए लिखा है देखो, हेंस जोवियल इज अ होल्डिंग कंपनी एंड पॉपुलर सब्सिडरी एंड नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप ये जरूर मेंशन करें कि क्वेश्चन में जो पूछा है उसका बस आप सही से रिवर्ट करें कि जोवियल सब्सिडरी नहीं है, होल्डिंग जरूर है। हाँ, हम मानते हैं होल्डिंग है, सब्सिडरी नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये था तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सेक्शन 8 कंपनी, जिसको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम जाने वाला है। तो मैं इसके आगे और बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग आज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कभी होल्डिंग सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी के क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स का वैसे ही बहुत दिमाग खर्च हो चुका होता है। तो इससे ज्यादा बर्डन आज के दिन के लिए आप लोग के लिए हानिकारक है, तो इसीलिए मैं यहीं पे आज रुकूंगी। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे ज्यादा बढ़िया जो कि मैंने खुद क्रिएट किए होंगे वो भी आएंगे, और बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल्ड क्लैरिटी के साथ हम लोग अगले सेशंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। बट आज के लिए इतना ही काफी है। कीप स्टडिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।